हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में। जीव विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आज इसका 7वां भाग हम लोग पढ़ेंगे। इसके 6 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन भागों को नहीं देखा तो उनके वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक है कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यह पादप प्रजनन की एक तकनीक है जिसमें दो जनकों के वांछित लक्षण एक ही संतति में प्राप्त करने के लिए उनके मध्य संकरण कराया जाता है। अर्थात यदि ए, बी, सी और डी हमारे पास 4 पौधे हैं, उन 4 पौधों में से ए और बी में कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हम अपनी जो अगली पीढ़ी के पौधे हैं उनमें हम चाहते हैं कि वो प्रकट हों। तो और सी और डी ऐसे पौधे हैं जिनमें कोई वांछित लक्षण नहीं, अर्थात उनके लक्षण हम प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। तो ए और बी के पुष्पों में संकरण करा देंगे, एक के परागकोश से परागकण निकालेंगे और दूसरे के वर्तिकाग्र पे डालेंगे। तो जो नया पादप बनेगा उसमें अगर ये ई बन रहा है तो उसमें ए और बी दोनों के ही लक्षण प्रकट होंगे। अर्थात कृत्रिम संकरण में मानव के द्वारा अर्थात हम अपने तरीके से दो जो हम डिजायरेबल गुणों वाले जो दो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर को चुनेंगे और उनके बीच में हम संकरण करा देंगे। तो जो नया पादप बनेगा उससे जो पुष्प में जो निषेचन क्रिया होगी उसके द्वारा जो नया पादप बनेगा उसमें दोनों के ही वांछित लक्षण प्रकट होंगे। इसे हम कृत्रिम संकरण कहते हैं। तो कृत्रिम संकरण मुख्य रूप से 2 पदों में पूर्ण होता है। नंबर पहला विपुंसन या उसको इमेस्कुलेशन कहते हैं, विपुंसन या इमेस्कुलेशन। और जो दूसरा जो पद है इसको हम कहते हैं बैगिंग या बोरावस्त्रावरण, बैगिंग या बोरावस्त्रावरण। तो सबसे पहले एक डायग्राम की सहायता से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इमेस्कुलेशन में क्या किया, नंबर पहला इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन में क्या किया जाता है कि हमने कहा कि 2 पौधे अर्थात 2 ऐसे पौधे हैं जिनमें डिजायरेबल कैरेक्टर हैं, जिन गुणों को हम चाहते हैं कि नए जो पादप की नई जो प्रजनी है उसमें प्रकट हो। तो अगर हमारे पास एक द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों होंगे। ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकारी अंडाशय है और ये परागकोश जिसमें परागकणों का निर्माण होता है। ये सपोज ए प्लांट है। इसी तरह से जो बी प्लांट है, बी प्लांट का ये जो नर जनन अंग अर्थात ये क्या है, पुंकेसर है। तो होता क्या है कि जो एक पौधा है जो द्विलिंगी पुष्प है उसके जो नर जनन अंग है इस अर्थात इसका जो पुंकेसर है उसके परागकोश में जो परागकण बनेंगे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला कार्य क्या, क्योंकि ये डिजायरेबल नहीं है, तो सबसे पहला क्या कार्य होगा, इस पुष्प की कली अवस्था में अर्थात पुष्प के पूर्ण रूप से परिपक्व होने से पहले ही, इसके परागकोश के परिपक्वन से पहले ही इसके परागकोश को या इसके पूरे के पूरे पुंकेसर को इस पुष्प से चिमटी से या किसी अन्य या कैंची की सहायता से इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इस प्रक्रिया को इमेस्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं। अर्थात अब हमें एक ऐसा पौधा, एक ऐसा पुष्प प्राप्त हो गया है, एक पुष्प जो कि किसकी तरह, एक तरह से ये फीमेल फ्लावर की तरह है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर इमेस्कुलेशन हो गया है, विपुंसन की क्रिया हो गई है। अब ये भी हो सकता है कि भविष्य में यहाँ किसी अनडिजायरेबल अर्थात जिसको हम नहीं चाहते अवांछित पुष्प के परागकोश से परागकण इसके वर्तिकाग्र पे गिर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए अब हम क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसके वर्तिकाग्र के ऊपर एक बटर पेपर से इसको ढक देंगे जिससे कि अवांछित परागकण इसके वर्तिकाग्र पर ना आ सके। इस तकनीक को हम बैगिंग तकनीक कहेंगे। ठीक है, तो या बोरावस्त्रावरण। अब क्या करेंगे, अब कुछ समय के पश्चात इसका वर्तिकाग्र भी अब परिपक्व हो गया है। अब जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाला जो दूसरे पौधे का परागकोश है उसमें परागकणों का अब निर्माण हो गया है, ये परागकण यहाँ पर बन गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जहाँ पर हमने जो इस वर्तिकाग्र के चारों तरफ बटर पेपर रख रखा था या बटर पेपर से ढक रखा था इस वर्तिकाग्र को, तो इस बटर पेपर को यहाँ से हम हटा देंगे और हटाने के पश्चात ब्रश की सहायता से जो डिजायरेबल जो पॉलन ग्रेन है अर्थात परागकण है उन परागकणों को हम इस पुष्प के वर्तिकाग्र पुनः छिड़क देंगे।
अब यहाँ पर वर्तिकाग्र पे परागकण पूर्ण रूप से आगे हैं, अब अर्थात परागण की क्रिया संपन्न होगी और हम क्या करेंगे, पुनः इस वर्तिकाग्र को यहाँ से बटर पेपर से ढक देंगे, जिससे हम क्या कहेंगे, रीबैगिंग कहेंगे। और कब तक ढकेंगे, आगे की प्रक्रिया पूर्ण होने तक, अर्थात फल बनने तक इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ढक देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा, इस तकनीक में हमने सबसे पहले कोई द्विलिंगी पुष्प है तो उसका नर जनन अंग को हटा देंगे, उसे हम इमेस्कुलेशन कहेंगे, और पुनः इमेस्कुलेशन के बाद इसके वर्तिकाग्र को हम ढक देंगे बटर पेपर से, जिससे कि किसी भी अवांछित पराग कोष से परागकण ना आए। और इसके वर्तिकाग्र के परिपक्व होने के बाद और साथ ही साथ जो डिजायरेबल परागकण हैं उनके बनने के समय इसको, इस बैग को पुनः हटा देंगे, अर्थात इस बटर पेपर को हटा देंगे और उन परागकणों को इसके वर्तिकाग्र पर डालने के बाद फिर इसको पुनः ढक देंगे, तो उसे हम रीबैगिंग कहेंगे। और उसके बाद भविष्य में इसमें निषेचन की क्रिया होगी और फल का निर्माण होगा। तो इस तरह से जो इस फल से बना, जो फल के अंदर जो बीज होगा उससे जो नया पौधा बनेगा, उस पौधे में दोनों ही जो वांछित लक्षणों वाले पौधों के गुण प्रकट होंगे। तो इस तरह से हमने देखा, जो कृत्रिम जो संकरण होता है, कृत्रिम संकरण में हम अपने स्तर से, अपने मन वांछित या जैसा जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह के पादप हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर आप देखेंगे तो वही चीजें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं कि विपुंसन या इमेस्कुलेशन में क्या होगा, द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में पराग प्रस्फुटन से, अर्थात पराग के बाहर निकलने से पहले ही पराग कोष को काट कर अलग कर देंगे, इस क्रिया को हम विपुंसन या इमेस्कुलेशन कहेंगे। ये भी हो सकता है कि अगर कोई दो प्लांट हैं, एक के पराग कोष से परागकण लेने हैं और दूसरे के वर्तिकाग्र पे डालने हैं, जिसके वर्तिकाग्र पे डालना अगर वो द्विलिंगी पुष्प नहीं है तो इमेस्कुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है बैगिंग या बोरावस्त्रवरण। बैगिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परागण में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग व वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। इसको हमने देख लिया था। बैगिंग के अंतर्गत विभंजित पुष्पों को बटर पेपर की थैली से ढककर इनके वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाया जाता है। जब इस थैली में बधे पुष्प का वर्तिकाग्र परिपक्व व ग्राह्य हो जाता है, तब वांछित पौधे के परिपक्व परागकण एकत्र कर ब्रश से इस वर्तिकाग्र पर छिटक कर पुष्प को पुनः थैली से ढक दिया जाता है। अर्थात जब एक जो 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 बैगिंग करने के बाद परागकण अगर किसी पुष्प में, जो वांछित पुष्प है उसमें बन गए हैं, तो वहां से ब्रश की सहायता से उसको लाया जाएगा और जिस पुष्प के वर्तिकाग्र के बाहर हमने बटर पेपर से ढक रखा था उसको हटाएंगे और उन परागकणों को डाल देंगे और पुनः बटर पेपर से ढक देंगे, जिससे कोई अन्य परागकण वर्तिकाग्र पर न पहुंच पाए। अर्थात इसलिए पुनः ढका जाता है जिससे कि कुछ समय के बाद ही कोई दूसरा अवांछित परागकण उस पर न आए। अब पुष्प को फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तकनीक से फसल की उन्नत प्रजातियां विकसित की जाती है। तो जो पादप प्रजनन है उसमें ये बहुत अच्छी तकनीक मानी जाती है। अब हम लोग आज का जो दूसरा लेक्चर है उसको पढ़ेंगे, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें दोहरा निषेचन एक बहुत ही विशिष्ट गुण पाया जाता है। अब जो यहाँ पर जो डायग्राम है उसकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि एक फीमेल पार्ट, अर्थात यहाँ पर ये वर्तिकाग्र है, बीच की जो ये संरचना है इसको हम जो बीच की जो संरचना है ये वाली संरचना वर्तिकाग्र और इसको ओवरी कहते हैं। अर्थात वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले जो परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाता है और वर्तिकाग्र पर जैसे आता है तो उसके बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो वर्तिकाग्र होता है उसके और परागकण के मध्य एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे कि परागकण को वर्तिकाग्र पहचान पाता है। अगर वह सही प्रकार का होता है तो उसका आगे का विकास यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आगे के का विकास जैसे होता है तो परागकण से एक परागनली निकलती है और इस परागनली के अंदर ही अंदर इस सबसे जो आगे की तरफ एक केंद्रक चलता है जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। वो ट्यूब न्यूक्लियस आगे की तरफ ही चलेगा और पीछे पीछे दो नर युग्मक चलते हैं, ये पहला नर युग्मक और दूसरा नर युग्मक। अर्थात जो जनन कोशिका होती है परागकण की, उसके दो जो केंद्रक बनते हैं या दो स्पर्म बनते हैं, पहला फर्स्ट मेल गेमेट और सेकेंड मेल गेमेट। अब जैसे ही परागनली वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से होते हुए
ये यहाँ पर ये बीजांड है, बीजांड के भी अंदर ये भ्रूण कोश, भ्रूण ये जो संरचना, ये भ्रूण कोश की संरचना भ्रूण कोश तक पहुंचती है। तो भ्रूण कोश के अंदर जैसे ही पहुंचती है तो भ्रूण कोश के अंदर की संरचना कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर ये भ्रूण कोश की संरचना है, यहाँ पर 2 कोशिकाएं होती हैं और यहाँ पर एक फीमेल गैमीट होता है। जो दोनों कोशिकाएं इस तरह से, इसमें फिलीफॉर्म apparatus होता है, इनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं। और ये फीमेल गैमीट है, मध्य में 2 ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और दूसरे साइड को ये 3 कोशिकाएं होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं। तो जैसे ही परागनली पहुंचती है तो किसी न किसी एक सिनर्जिड से होते हुए ये अंदर की तरफ निकलती है। उसमें जो पीछे से ये 2 नर युग्मक आते हैं और जो सिनर्जिड्स है उसके अंदर जो ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है उसका मुख्य कार्य होता है परागनली का दिशा निर्देश देना या परागनली को निर्देशित करना। परागनली को निर्देशित करने का काम होता है इसका। अब क्या होगा कि जैसे ही 2 नर युग्मक यहाँ पर पहुंचते हैं और ये परागनली जो सिनर्जिट है, सिनर्जिट से होकर जैसे अंदर को जाती है तो सबसे पहले पहला जो नर युग्मक होता है यहाँ पर उपस्थित ये फीमेल गैमेट के साथ क्रिया करेगा या इससे जुड़ जाएगा और जिसकी वजह से एक बड़ी संरचना बन जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अर्थात युग्मन इसका निर्माण होता है। अर्थात मादा युग्मक और जो पहला नर युग्मक है उसके जुड़ने से जाइगोट बनेगा या युग्मनस बनेगा जो कि द्विगुणित होता है। और इस प्रक्रिया को हम सिनगेमी या युग्मक संलयन कहते हैं। और जो दूसरा नर युग्मक होता है, दूसरा नर युग्मक भी आता है और जो बीच में उपस्थित ध्रुवीय केंद्रकों के साथ जुड़ जाता है, एक केंद्रक और जुड़ जाएगा। अर्थात यहाँ पर कुल केंद्रकों की संख्या 3 हो जाएगी। 2 ध्रुवीय केंद्रक पहले से ही मौजूद हैं और दूसरा नर युग्मक आएगा तो कुल केंद्रकों की संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगी अर्थात NNN। अर्थात 3N युक्त एक संरचना का निर्माण होगा जिसे हम प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहेंगे। PEN इसको कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 3 नर युग्मक आपस में मिले हैं, 3 यहाँ पर कोशिकाएं, 3 केंद्रक यहाँ पर मिले हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक प्लस 1 नर युग्मक, इसीलिए इसे हम त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और चूंकि इस पूरी प्रक्रिया जो कि आगे चलकर प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक बना है आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण करेगा, जो यहाँ पर जो जाइगोट है, जाइगोट आगे चलकर भ्रूण बनाएगा। तो इसी भ्रूण को पोषण की आवश्यकता होती है तो इस पोषण को प्रदान कौन करेगा, भ्रूणपोष करेगा। जो मध्य में उपस्थित ये जो ध्रुवीय केंद्रक हैं, यहाँ पर जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना तो ये आगे चलकर भ्रूणपोष बनाएगा जो कि इस भ्रूण को, यहाँ पर जो भ्रूण बन रहा है जाइगोट से, उसको ये क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। और निषेचन जैसे कंप्लीट होगा उसके पश्चात जो सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका होती है इनका कोई कार्य नहीं होता, ये नष्ट हो जाती हैं और एंटीपोडल सेल्स भी नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से एक मध्य में जो ध्रुवीय केंद्रक था वहां पर क्या बन जाएगा, भ्रूणपोष बन जाएगा। और यहाँ पर जो बीजांड द्वार है उसकी तरफ जो संरचना है वहां पर जाइगोट बनेगा और उससे आगे भ्रूण बनेगा। और जो बीच की जो सेंटर जो सेल है, जो केंद्रीय कोशिका थी, अब वह केंद्रीय कोशिका PEC कहलाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल अर्थात प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहलाएगी। जो मध्य की कोशिका है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहलाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि चूंकि यहाँ पर 2 तरीके से निषेचन की क्रिया संपन्न हो रही है। पहला नर युग्मक अगर फीमेल गैमेट के साथ जुड़ता है तो उसे हम सिनगेमी या युग्मक संलयन कहते हैं, और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ जुड़ता है उसे हम त्रिसंलयन कहते हैं। चूंकि यहाँ पर 2 बार निषेचन हो रहा है, पहली बार में सिनगेमी और दूसरी बार में त्रिसंलयन। एक भ्रूण कोश के अंदर 2 निषेचन होते हैं, सिनगेमी और त्रिसंलयन। इसीलिए इस पूरी परिघटना को या पूरी प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहते हैं। तो दोहरा निषेचन को एक और यहाँ पर चित्र की सहायता से हम लोग समझते हैं कि निषेचन होने के पश्चात किस संरचना का क्या होता है। जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ आप देखेंगे कि जो फीमेल गैमेट है, यहाँ पर फीमेल गैमेट में अगर निषेचन की क्रिया होगी तो उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा जो कि क्या होता है, द्विगुणित होता है। और मध्य में जो ध्रुवीय केंद्रक था, ध्रुवीय केंद्रक के साथ जो दूसरा नर युग्मक मिलता है तो उससे किसका निर्माण होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होगा। यहाँ पर ये निर्माण होगा
जो कि 3n होता है, अर्थात ये ट्रिप्लॉइड होता है। और साथ ही साथ जो केंद्रीय कोशिका थी पीईसी अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का वो निर्माण करेगा। और जो चलाजल एंड या जो निभाग सिरा था वहाँ पर जो 3 एंटीपोडल सेल थे वो धीरे-धीरे क्या हो जाएँगे, डिसजेनरेट या अर्थात नष्ट होने लगते हैं। और साथ ही साथ जो सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएँ थी वो धीरे-धीरे वो भी क्या होने लगेंगी, अब नष्ट होने लगेंगी। तो इस तरह से ये डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम इसको एक एक इसको एक थोड़ा ब्रीफली इसको समझते हैं। इस क्रिया की खोज सर्वप्रथम एसजी नवाश्चिन ने लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पादपों में की थी। जो नवाश्चिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा भी जाता है कि जो जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसकी खोज किसने की। तो डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज एसजी नवाश्चिन ने की। पराग नलिका से भ्रूण कोश में मुक्त दोनों नर युग्मों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है। इसे युग्मक संलयन या सिनगेमी कहते हैं। सिनगेमी के द्वारा द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिनगेमी में क्या होगा, नर युग्मक और अंड कोशिका का मिलन होगा या दोनों जुड़ेंगे, उससे युग्मनज बनेगा। इस प्रक्रिया को सिनगेमी या युग्मक संलयन कहेंगे। जो युग्मनज होगा ये क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, अर्थात इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n होगी। उसके बाद क्या होता है कि जो परागनली निकलती है, परागनली बनती है, उस परागनली में जो दूसरा नर युग्मक आता है ध्रुवीय केंद्रकों के साथ जुड़ता है और उसके द्वारा जुड़ने से त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है, अर्थात 3n त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। और उस संरचना को हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पीईएन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रक मिले इसीलिए हम इसे त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कभी त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं, भी अक्सर पूछा जाता है। तो त्रिसंलयन में क्या हुआ, दूसरा नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक मिला, अर्थात n यहाँ पर है और ये 2n यहाँ पर है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो बना वो क्या बना, वो 3n बना, अर्थात ट्रिप्लोइडीय संरचना का यहाँ पर निर्माण होता है। इस प्रकार एक भ्रूण कोश में 2 बार संलयन होता है, सिनगेमी भी और त्रिसंलयन भी होता है, इसीलिए इसे हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अर्थात पीएन विकसित होकर क्या बनाएगा, भ्रूणपोष बनाएगा, अर्थात एंडोस्पर्म बनाएगा, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। तो इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन का एक प्रश्न भी आता है, डबल फर्टिलाइजेशन के क्या महत्व है। तो डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा जो निषेचन होता है, तो उसमें दोहरा निषेचन के दौरान जो मध्य में उपस्थित ध्रुवीय केंद्रकों से भ्रूणपोष का निर्माण होता है और यह भ्रूणपोष युग्मनज से बने भ्रूण और भ्रूण से आगे का विकास जो होता है उसके लिए एक पोषण का कार्य करता है, अर्थात पोषण प्रदान करेगा भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण को। इस तरह से आज हम लोगों ने दोहरा निषेचन समझा। अब कभी कभी एग्जाम में जो दोहरा निषेचन आएगा उसमें बहुत ज़्यादा लिखने के लगा समय नहीं भी है, या आप एक अलग तरीके से इसको एक ग्राफ एक अलग तरीके से इसको दे सकते हैं इस तरह से। तो इससे एक फ्लो चार्ट के रूप में, तो इससे अच्छी मार्किंग भी हो सकती है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर आप एक अच्छा सा इंप्रेशन बना सकते हैं एग्जाम में, इस तरह से आप करेंगे कार्य। तो दोहरा निषेचन 2 भागों में ये पूर्ण होता है, कह सकते हैं कि 2 चीज़ें दोहरा निषेचन में पूर्ण होती हैं, सिनगेमी भी इसमें हो रहा है और त्रिसंलयन होता है। सिनगेमी में एक नर युग्मक और अंड कोशिका का मिलन होता है और त्रिसंलयन में नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रकों का मिलन होता है। तो सिनगेमी के दौरान युग्मनज का निर्माण होगा, अर्थात 2n संरचना का निर्माण होगा और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में pn, इसमें आप लिख सकते हैं 3n, अर्थात एक ट्रिप्लोइड संरचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होगा। युग्मनज का विकास होगा, आगे चलकर ये भ्रूण बनाएगा और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। तो इस तरह से एग्जाम में आप दोहरा निषेचन में फ्लो चार्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा एक स्कोरिंग ये कार्य करेगा। तो इस तरह से आज हमने 2 चीज़ें यहाँ पर पढ़ी। पहला पढ़ा कृत्रिम संकरण क्या होता है, उसमें हमने इमेस्कुलेशन और बैगिंग के बारे में पढ़ा, और दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन के विषय में हमने पढ़ा, जो कि आवृतबीजी पौधों का एक विशेष लक्षण होता है। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। तो जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप इन वीडियोज़ को वॉच करिए। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।